हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। चलिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रिवॉल्यूशनरीज़ के बारे में पढ़ा था, उसी को आगे बढ़ाते हैं। पहले हमने फर्स्ट फेज़ पढ़ा है जिसमें 1897 में चापेकर बंधुओं ने रैंड और आर्रेस्ट को मारा है। उसके बाद गतिविधियां होती चली जाती हैं और 1915 में बाघा जतिन और जतिन मुखर्जी वॉज किल्ड व्हेन ही वॉज प्लानिंग समथिंग ऑन फोर्ट विलियम। उनकी डेथ हो जाती है और एक फेज़ थम सा जाता है। उधर जो नया फेज़ आता है 1922 से 1923, उससे पहले कुछ ऐसी गतिविधियां होने लगी हैं जो इन्फ्लुएंस कर रही हैं यूथ को। तो वो क्या फैक्टर्स थे जिससे नया फेज़ डेवलप हुआ और क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए आने वाले ये लगभग 10 सालों में, आज इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर exam as government of India is celebrating, the country is celebrating the Amrit Mahotsav, जो unsung heroes हैं या heroes of our freedom struggle are being, you can say, remembered by various you can say celebrations by the government। तो उसी में ये इस तरीके के टॉपिक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए इनको देखते हैं, क्या फैक्टर्स थे, क्यों राइज हुए, नया फेज़ क्यों राइज हुआ और पहला फेज़ ख़त्म हो गया था। कॉजेज ऑफ देयर राइज, सेकेंड फेज। सो 20s में एक और ग्रुप डेवलप होता है। उधर पहले फेज़ में देखा इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन पे ज़्यादा काम हो रहा है, लेकिन अब ये ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करने लगे हैं और दे वांटेड टू वर्क इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप। अब ये ग्रुप के तौर पे काम करने लगे हैं। व्यक्तिगत तौर पे पहले फेज़ में ज़्यादा देखा गया, लेकिन अब ग्रुप एक्टिविटी ज़्यादा एम्फेसाइज रहेगी। तो 1718 में ये जो यूथ था, इसको कहा बताया गया, किताबों में लिखा है कि गांधी जी एंड लीडर्स, अदर लीडर्स, मालवीय वगैरह संबोधित किया और उनको कांग्रेस के मूवमेंट में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। एंड दे ऑल्सो बिकेम पार्ट ऑफ द कांग्रेस मूवमेंट एंड दे जस्ट वांटेड टू गिव अ ट्राई। चलिए इस तरह पीसफुल मूवमेंट को करके देख लेते हैं क्या होता है। लेकिन नॉन कोऑपरेशन वापस हो जाता है। नॉन कोऑपरेशन में काफ़ी यूथ ने भाग लिया था इन द होप कि समथिंग गुड विल happen for the country. So they gave try to peaceful methods, उसको ट्राई दिया था। लेकिन जब चौरी चौरा के बाद 1922 में नॉन कोऑपरेशन वापस हो जाता है तो उनकी होप्स शैटर हुई थी। तो मतलब जो लोग बागडोर संभाले हुए हैं फ्रीडम स्ट्रगल की, जब उनका फेलियर सा होने लगता है तो वो डेस्परेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि कुछ और करना पड़ेगा। तो एक कारण तो नॉन कोऑपरेशन का वापस होना, इनमें से सभी लोग उसमें मेंबर हुआ करते थे, ये एक वजह बन जाती है। देवर उधर जब स्वराज पार्टी का जब नॉन कोऑपरेशन वापस हो गया, कांग्रेस ने ले लिया, तो स्वराज पार्टी का समय आ जाता है 1923 से 1926 तक। स्वराज पार्टी का जो दावा था कि हम पार्लियामेंट, इफ मूवमेंट इज नॉट पॉसिबल आउटसाइड, वी विल मेक इट पॉसिबल इनसाइड, स्वराज पार्टी ने कहा था। स्वराज पार्टी के पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज़ में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना उससे कोई आशा थी। और जो नो चेंजर्स होते थे, जो कहते थे गांधीयन कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम पे काम करना चाहिए, पार्लियामेंट का पार्ट नहीं बनना चाहिए कांग्रेसियों को, उनमें भी उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना ही उनसे कोई वो आशा कर पा रहे थे। एक फैक्टर ये हो जाता है कि उस समय जो डोमिनेंट ग्रुप था वो स्वराज पार्टी थी, उनसे भी वो इन्फ्लुएंस नहीं हो पा रहे हैं और कांग्रेस ने तो थोड़ा बैकफुट ले ही लिया था उन दिनों। एंड दे स्टार्टेड रिलाइंग ऑन वायलेंट मेथड्स, और यही एक तरीका है जिससे अंग्रेज़ों के दिल में डर पैदा कर सकते हैं और इंडिया को फ्री कर सकते हैं, जिसके लिए रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हमको करनी चाहिए, बट थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस। इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन इज़ नॉट दैट फिजिबल। उधर अगला फैक्टर आ जाता है जब रशियन रिवॉल्यूशन हुआ है 1917 में, रशियन रिवॉल्यूशन हुआ है। आधार ओबियस है कि जो शोषण है, शोषण की वजह पूंजीवादी व्यवस्था है और भारत में अंग्रेज़ों का जो साम्राज्य था, इंपीरियलिज्म था, वो पूंजीवादी व्यवस्था का सबसे बड़ा रिफ्लेक्शन है। तो वो जो कम्युनिस्टिक विचारधारा डेवलप होती जा रही है, उससे यूथ ओबियसली इन्फ्लुएंस हो ही रहा था। तो रशियन रिवॉल्यूशन की जो उन्होंने चेंज ओवर देखा था वर्ल्ड में, रशिया में, उससे भी प्रभावित हुए हैं, जिसमें एक्सप्लॉयटेशन बंद करने की व्यवस्था उनको दिखाई पड़ती है। सो दे वांटेड टू गो ऑन दैट पाथ ऑल्सो। तो रशियन रिवॉल्यूशन की एक्टिविटीज़ ने भी उनको इन्फ्लुएंस किया है। कई सारे कम्युनिस्ट ग्रुप भारत में आने वाले 15-20 साल में डेवलप होंगे, यूथ को बहुत यू कैन से अट्रैक्ट करेंगे, चाहे वो सुभाष बोस हो, चाहे
नेहरू हो वो अपने तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और ये जो यूथ है का विंग है ये अपने तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहा है। और ऐसा बहुत सारा लिटरेचर है जो ये पढ़ते हैं जिसमें रिवॉल्यूशनरी विचारधारा इनको समझ में आ रही है। बहुत से देशों में ऐसे मूवमेंट चल रहे हैं, उससे भी ये इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और समझ में आ जाता है कि इस पाथ के बिना कोई डिलीवरेंस नहीं है, कोई मुक्ति नहीं है। तो जो कहने का मतलब है, जो उन दिनों जो लीडर्स थे वो जो कर रहे थे, उनकी विफलता देखकर या उनके डिले देखकर उनकी समझ में आ रहा था कि जब तक हम कोई कदम नहीं उठाएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए ग्रुप एक्टिविटी पे काम होना शुरू हो जाता है, अब बन जाती हैं ऑर्गेनाइजेशंस। करते कैसे थे? दे यूज्ड टू एम्फेसाइज ग्रुप एक्शन इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल एक्शन। ग्रुप लेवल पे काम करेंगे, एसेसिनेशंस करेंगे, फंड इकट्ठा करेंगे और एक रिवॉल्यूशन सा लाएंगे, ये उनका मकसद था। ऑन दी होल ने नेवर वांटेड टू गो फॉर ब्लड शेडिंग, और यू कैन से वो जो बॉम्ब एंड पिस्टल की लैंग्वेज अल्टीमेटली वो नहीं चाहते थे, बट हालात ऐसे बनने लगे हैं जो उनको मजबूर होना पड़ा था। वो भी एक पीसफुल रिवॉल्यूशन के लिए अल्टीमेटली काम करना चाहते थे। पर्पज़ ये था टू सेट एन एग्जाम्पल बिफोर द यूथ एंड डिमोरलाइज द ब्यूरोक्रेसी। जो यूथ है वो आगे बढ़कर आए और जो ब्यूरोक्रेसी है, अंग्रेज़ हैं, उनके दिल में एक डिमोरलाइजेशन या डर होना चाहिए। इसलिए कुछ हमें अपने तरीके का करना पड़ेगा। अल्टीमेटली वो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे पीसफुल मूवमेंट के लिए काम करने वाले थे। अब जो नया फेज़ है इसमें इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या हो जाते हैं। 1924 में बनती है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और आर्मी, HRA। कानपुर में सर्टेन रिवॉल्यूशनरीज दे मेट। यहाँ पर 2 सेंटर बन जाएंगे, एक पंजाब एंड यूपी और एक बंगाल। पहले फेज़ में बंगाल का योगदान ज़्यादा देखा गया, बड़े स्तर पे देखा गया। इस बार पंजाब यूपी में भी एक सेंटर बनेगा और बंगाल में भी गतिविधियां होंगी, इवन दो बंगाल में गतिविधियां थोड़ी सी डाउन हो गई थी, थोड़ा सा समय के बाद वहाँ भी होंगी। तो इधर 1924 में 1922 से ये अपने काम पे लग जाते हैं और प्लानिंग फेज़ में आ जाते हैं, बट ओबियसली हमको फंड चाहिए है। तो बनती है HRA। राम प्रसाद बिस्मिल बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ दिस HRA, including चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लहरी, मनमथ दास गुप्ता, ठाकुर रोशन सिंह, many more people were, more than 40 people were part of this big organization HRA. So the first important revolutionary organization in freedom struggle was HRA, जो बन जाता है कानपुर में। बहुत ध्यान से सुनेंगे। The purpose of the organization was to organize armed revolution and establish a federal republic of United States of India. Very, very important. The purpose of the organization was to establish this particular thing, the Federal Republic of the United States of India, whose basic principle will be adult franchise. As per the Bipin Chandra's book, the purpose of HRA was this one. ये उनका पर्पस हुआ करता था और इनका जो ऑर्गन था उसका नाम था रिवॉल्यूशनरी। जो इनका ऑर्गन होता था, माउथपीस होता था, जिसके ज़रिए ये अपनी बात आगे बढ़ाते थे, इनके ऑर्गन का नाम रिवॉल्यूशनरी हुआ करता था। तो ये इनका पर्पस था। अल्टीमेटली वी हैव टू एस्टेब्लिश अ फेडरल रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जिसमें सबको वोट देने का अधिकार होगा। ये छोटे छोटे सेंटेंसेस किताबों से हम नहीं पकड़ पाते हैं, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो बनती है HRA, बट हमको HRA के लिए फ़ंड चाहिए है, तो फंड के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, मैनी मोर पीपल वर पार्ट ऑफ दिस HRA. So they planned a train dacoity called काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। इन केस के नाम से ये इवेंट्स हो जाते हैं। 1925 काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। दे लखनऊ से, सहारनपुर से लखनऊ ट्रेन जा रही है, तो उसके बीच में एक स्टेशन पड़ता है काकोरी। 8 डाउन ट्रेन, ये ट्रेन के वगैरह के नाम नहीं आते हैं, बट उनको ये पता लगता है कि इसमें गवर्नमेंट का फंड जा रहा है। सो दे अपनी प्लानिंग के साथ वो उस फंड को लूट लेते हैं। सो दे लूटेड द कैश गोइंग इन द रेलवे, लगभग 8,000 रुपये दे कुड लूट। रिवोल्यूशनरीज हेल्ड एंड ट्राइड। उसके बाद दे कुड एस्केप, बट कुछ ऐसे प्रमाण रह जाते हैं जिससे उनको
ट्रेस डाउन कर लिया जाता है एंड उसके बाद अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हो जाती है। उस कुछ समय बाद रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी को भी फांसी हो जाती है। बहुत सारे लोगों को जेल भेज दिया गया था। तो इट वॉज द फर्स्ट event of HRA when they successfully could do this Kakori conspiracy case in which government fund was looted. Rather, it was money of Indians and we have every right to have it. They used to think. यहीं से एक्टिविटीज़ फंड होंगी। 8 डाउन ट्रेन सहारनपुर टू लखनऊ इट वॉज गोइंग ऑन। ब्रिटिश मनी चाहिए है। 8,000 रुपये, कई किताबों में 5,000 रुपये लिखा हुआ है। 40 people were arrested. बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी, मैनी पीपल वर इन्वॉल्व। सचिन नाथ सान्याल, वही जो रास बिहारी बोस के साथ हार्डिंग बॉम्ब केस में शामिल थे, इनको काला पानी मतलब अंडमान निकोबार पे सेलुलर जेल में भेज दिया जाता है और कुछ को फांसी हो जाती है। सो दिस वॉज फर्स्ट इवेंट कॉल्ड काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। उसके बाद पंजाब में इधर भगत सिंह बहुत सक्रिय हो गए हैं। कानपुर सेंटर बन गया था तो भगत सिंह कानपुर भी जाते हैं। कानपुर में जो यूपी ग्रुप है उनसे उनकी मुलाकात होती है। फिर जब हालात ठंडे पड़ने लगते हैं, उधर 1926 में पंजाब भारत नौजवान सभा बनी हुई है, उसमें भगत सिंह उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। वो संस्था है और 1928 तक आते आते ये समाजवाद से प्रेरित हो गए हैं। सारे के सारे लीडर्स सोशलिज्म पे काम करना चाहते हैं, जो अल्टीमेटली जो कम्युनिस्ट मूवमेंट का जो ऑफशूट था उससे ये प्रभावित हुए हैं। तो नाम इसका हो जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन और आर्मी, HSRA। तो फिरोज शाह कोटला में ये सितंबर में मिलते हैं और वहाँ बनाते हैं HSRA। इट इज़ सेड देयर, बहुत सीक्रेट मीटिंग हुई थी वहाँ पर जिसमें HSRA बन जाती है फिरोज शाह कोटला, दिल्ली। बाद में आगे चल के जब मुकदमा चलेगा तो जो फिरोज शाह कोटला का जो चौकीदार था वो भगत सिंह को पहचानेगा भी कि हाँ, एक इस तरीके के लोग फिरोज शाह कोटला में इतने बजे देखे थे। तो फिरोज शाह कोटला में HSRA का गठन होता है। HRA का ही नाम HSRA हो जाता है। नाउ भगत सिंह हैड बिकम वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। उधर 1928 में कम्युनिस्ट मूवमेंट अपने चरम पे है। हम कम्युनिस्ट मूवमेंट जब करेंगे तो उसमें देख लेंगे। तो इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है इन चीज़ों का। उधर साइमन कमीशन को भारत भेज दिया गया है कि भारत में जो रिफॉर्म्स देने हैं उसके लिए साइमन कमीशन बताएगा। जो 1929-30 में रिफॉर्म्स भारत को आने थे, 1919 के बाद 1929-30 में आने थे, तो वो रिफॉर्म्स क्या होंगे साइमन कमीशन बताएगा। लेकिन साइमन कमीशन तो पूरा ऑल वाइट कमीशन है और ऑल वाइट कमीशन भारतीयों को स्वीकार नहीं है। तो लाला लाजपत राय वो साइमन कमीशन एजिटेशन निकाल रहे हैं लाहौर में, जब साइमन कमीशन काम करने लगा है भारत में। वहीं पर लाहौर में जब वो प्रोसेशन निकाल रहे थे तो उनके ऊपर लाठी चार्ज होता है। स्कॉट नाम का पुलिस ऑफिसर लाठी चार्ज कर देता है। लाला लाजपत राय वॉज इंजर्ड और कुछ ही दिनों बाद नवंबर में उनकी डेथ हो जाती है। लाला लाजपत राय की डेथ के बाद दिस ग्रुप वांटेड टू अवेंज द डेथ ऑफ लाला लाजपत राय। ये उनकी डेथ का बदला लेना चाहते हैं, इसलिए जो इवेंट हुआ उसका नाम पड़ गया लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। दिसंबर 1928 मतलब विद इन द 1 month ऑफ डेथ ऑफ लाला लाजपत राय दे टुक रिवेंज ऑफ डेथ ऑफ लाला लाजपत राय। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद एंड राजगुरु टुगेदर असैसिनेटेड सॉन्डर्स। जो खबर मिली थी, बहुत दिन से तैयारी चल रही थी, वहाँ से ये खबर में ये था कि जो मोटरसाइकिल पे व्यक्ति निकलेगा वो स्कॉट होगा, बट समहाउ ये मिस इन्फॉर्मेशन हो गई। जो बाइक पे व्यक्ति निकला ही वॉज सॉन्डर्स। वो नया नया भर्ती हुआ था पुलिस में, ASP था। तो सॉन्डर्स वॉज किल्ड एक्सीडेंटली इन दिस इवेंट कॉल्ड लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। द मेन केस ऑन भगत सिंह वॉज लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। दे कुड रन अवे, एस्केप कर जाते हैं, यहाँ वहाँ भागते घूमते हैं बचने के लिए और सक्सेसफुली बच भी जाते हैं। अगर असेंबली बॉम्ब केस में अपने आप को अरेस्ट ना कराते तो शायद लाहौर कॉन्स्पिरेसी के केस में कुछ पता लगने वाला नहीं था और ये केस बंद भी होने वाला था एज पर वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक ट्रायल ऑफ भगत सिंह बाई AG नूरानी। तो शायद बच भी जाते, बट एक और इवेंट हो जाता है। तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस वॉज दिस वन, जिसमें दे किल्ड पुलिस ऑफिसर सॉन्डर्स और उनके लिए डेथ हो गई थी। ये बदला था
लाजपत राय की डेथ का, और सब जगह पोस्टर वगैरह लगा दिए गए थे। पोस्टर हाथ से लेके जाते थे, ये भी एक सबूत बन जाएगा आगे चलकर, बट क्लैरिटी नहीं हो पा रही थी, तो एज पर द बुक शायद वो बच भी जाते। राजगुरु, सुखदेव एंड एक्टिव इनका पार्टिसिपेशन माना गया। चंद्रशेखर आज़ाद भी थे बट ही रिमेन्ड एट लार्ज, वो पकड़ में नहीं आए। ही वॉज ए गुड शूटर एंड वॉज कॉल्ड द गनमैन ऑफ HSRA, who was accomplice in the murder of British police officer John Saunders. तो he was very very active. उधर 1929 का समय आता है और जो भारत की पार्लियामेंट, आज की पार्लियामेंट है, असेंबली कहते थे, वहाँ पर बिल्स डिस्कस हो रहे हैं और उसको अपोज करने के लिए पार्लियामेंट में पहुँच जाते हैं भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त। काफ़ी पहले आते जाते रहे थे, वहाँ के बारे में पता लगा लिया है, और 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त डिस्गाइज में विजिटर्स गैलरी में बैठे हुए हैं। उनके पास पिस्टल वगैरह है और बॉम्ब है और कुछ लीफलेट्स हैं। सो दे वर सिटिंग ओवर देयर, और इस समय की जो सभा थी, जो लोकसभा चल रही है, उसको विट्ठल भाई पटेल स्पीकर के तौर पर चेयर कर रहे थे। छोटा सा पॉइंट है, आज लोकसभा के स्पीकर कह देते हैं इस पद को, उस समय प्रेसिडेंट ऑफ द हाउस। तो वल्लभ भाई पटेल के ब्रदर विट्ठल भाई पटेल वॉज ऑन द चेयर, और जब ये ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल टेकअप हो रहे होते हैं असेंबली में, तभी बॉम्ब ड्रॉप कर दिया जाता है। पब्लिक सेफ्टी बिल जो बनाया गया था, इसमें इलीगल कुछ भी गतिविधियों के लिए, सेडिशियस एक्टिविटीज़ अगर आप करेंगे तो उसके लिए आपका डिटेंशन विदाउट ट्रायल हो जाएगा। डिटेंशन विदाउट ट्रायल, नोबडी कैन गेट इन्वॉल्व इन सच एक्टिविटीज़। और ट्रेड डिस्प्यूट बिल में कोई भी स्ट्राइक इलीगल करार कर दी जाएगी। मतलब यहाँ पर सिविल राइट्स का हनन था, यहाँ पर वर्कर्स के अधिकार ख़त्म किए जा रहे थे, तो ये सिंबॉलिक अपोजिशन करने वहाँ पहुँचे थे। और जैसे ही ये बिल टेकअप होता है, अध्यक्ष बताने जा रहे थे बिल का फैसला क्या होना है, तभी बॉम्ब वॉज ड्रॉप्ड इन द वेल ऑफ द हाउस। वहाँ बॉम्ब फेंका जाता है और साथ साथ लीफलेट्स फेंके जाते हैं। भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त दे डिडंट ट्राई टू रन अवे। भगत सिंह के पास वो पिस्टल मिल जाती है जो इस्तेमाल हुई थी इन द डेथ ऑफ सॉन्डर्स। अगर ये पिस्टल ना मिलती तो फिर वो जो काउंटर चेक हुआ था, बैकवर्ड ट्रेसिंग हुई थी, वो नहीं हो पाती, बट वो पिस्टल कुड बी फाउंड बाय द वे। एक छोटा सा फैक्ट। सो दे वर कॉट, वहाँ पर उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। साथ साथ उन्होंने लीफलेट फेंके हैं जिस पे लिखा हुआ है द पर्पज वॉज नॉट टू हार्म एनीबडी, द पर्पज वॉज टू मेक द डेफ हियर। बहरों को सुनाने के लिए की गई है आवाज़, किसी को मारने का कोई पर्पस नहीं था। ऐसा एक फ्रेंच एनार्किस्ट ने काफ़ी पहले कहा था, बहरों को सुनाने के लिए आवाज़ करनी पड़ती है। उसका ही ये लोग लीफलेट पे लिखा हुआ है, वहाँ पे अरेस्ट कर लिए जाते हैं। जयदेव कपूर नाम का एक मेंबर और था HSRA का, वो पहले से इनको अंदर घुसाकर ही हैड गॉन बैक। द अनसंग रिवॉल्यूशनरी बटुकेश्वर दत्त वॉज बॉर्न, सो ही वॉज देयर। बाद में इनको जेल वगैरह हो जाती है और फिर ये अंडमान निकोबार में इनको जेल हुई थी। तो दिस वॉज असेंबली बॉम्ब केस कंडक्टेड बाय HSRA। भगत सिंह प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उधर इन सबको जेल में डाल दिया जाता है। जेल में ओबियसली कंडीशंस काफ़ी ख़राब थी, तो उन ख़राब कंडीशंस को अपोज करने के लिए इन लोगों ने कि हम कैदी हैं और डिग्निफाइड वे में हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स हमको ट्रीट किया जाए, नॉट एज टेररिस्ट। भगत सिंह ने बोला हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, पॉलिटिकल बैटल लड़ रहे हैं, इसलिए हमारे साथ उचित व्यवहार किया जाए। तो हालात बहुत ख़राब थे। उन ख़राब हालातों को अपोज करने के लिए जो जतिन दास होते थे, उन्होंने एक 64 दिन की हंगर स्ट्राइक की थी और उसमें उनकी डेथ हो जाती है 13 सितंबर 1929। ये जतिन दास हैं। एक 1915 में मैंने आपको बताया था जतिन मुखर्जी, बाघा जतिन, ही वॉज जतिन मुखर्जी, ही वॉज जतिन दास हु ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज यू कैन से इम्प्रिजनमेंट इन उनकी डेथ हो जाती है। सो ही डाइड, जतिन दास डाइड, उनकी डेथ हो जाती है 1929 में। द फॉरगॉटन हीरो, फ्रीडम फाइटर
died after hunger strike protesting against jail conditions. Was a member of Anushilan Samiti of Bengal and HSRA also. Participated in non-cooperation movement and arrested for political activities. बताया गया जब कलकत्ता में इनका शव यात्रा निकाली जा रही थी तो लाखों लोग इनकी शव यात्रा में शामिल हुए थे. तो ही वॉज जतिन दास. उधर ये मूवमेंट थोड़ा कम ढीला पड़ता जा रहा है और 1931 तक आते आते ये मूवमेंट ख़त्म हो जाएगा जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दी जाएगी लाहौर जेल में 1931 23 मार्च और 27 फरवरी 1931 को आज़ाद किल्ड हिमसेल्फ बिफोर ही कुड बी कॉट. तो आज़ाद और भगत सिंह की डेथ के बाद और राजगुरु सुखदेव की डेथ के बाद ये मूवमेंट लगभग ख़त्म हो जाता है. बट बंगाल में ये अभी भी चलेगा और जो अनुशीलन समिति वगैरह हुआ करती थी वो बीच में बिल्कुल ठंडी पड़ गई है. लेकिन अब नया ग्रुप, उसे न्यू रिवोल्ट ग्रुप कहते थे, नए रिबेल्स आ गए हैं, वो इसको बंगाल में फिर रीइग्नाइट करेंगे. तो विद द डेथ ऑफ भगत सिंह, आज़ाद एंड ये कहा जाता है कि सुखदेव कुड हैव बीन, सुखदेव चाहते तो उनकी पैरवी ऐसी हो रही थी कि वो बच जाते, बट सुखदेव उस ग्रुप के मेंबर थे. उन्होंने अपना जो पार्टिसिपेशन है वो स्वीकार किया था और बताया गया किताब में कि ही वॉज फर्स्ट टू, जो वो फांसी का फंदा था उसे पहले लेने वाले खुद सुखदेव हुआ करते थे. उनका जो पार्टिसिपेशन था वो काफ़ी पीछे से था, बट स्टिल ही वॉज फर्स्ट टू टेक दिस न्यूज़. उधर बंगाल में नया ग्रुप काम करने लगता है और चटगांव आर्मरी रेड, गांधी जी डांडी मार्च करके चुके हैं. उधर वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में एक अलग तरीके का मूवमेंट चल रहा है. जब गांधी जी डांडी मार्च कर रहे हैं वो अलग तरीके से अपोज कर रहे हैं अंग्रेजी साम्राज्य को, और यहाँ पर एक अलग गतिविधियाँ चल रही हैं. सूरसेन लेड चटगांव आर्मरी रेड. चटगांव का जो शास्त्रागार है उस पर एक रेड बहुत बड़ा आयोजन हुआ था, बड़े प्लान्ड वे में किया था. द रिवॉल्यूशनरी हेडेड बाय सूरसेन हैड कंडक्टेड रेड ऑन आर्मरी. सक्सेसफुली ये आर्मरी तक पहुंच जाते हैं. बहुत सारी गन्स और जितनी भी वो थी इनके हाथ में आ जाती हैं, लेकिन कारतूस या एम्यूनिशन नहीं इनके हाथ पड़ पाता है. बाहर निकलते हैं और इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर प्रोक्लेमेशन देते हैं. मतलब ये इंडियन रिपब्लिकन आर्मी अपने आप को कहते थे. सूरसेन उसके लीडर हुआ करते थे. सो ये सक्सेसफुली हो जाती है, बट ओबियसली एम्यूनिशन वगैरह नहीं मिल पाता है. बट जब पुलिस को पता लगता है तो फिर ये इनको भागना पड़ता है एंड फिर ये छोटे छोटे ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं और 1-2 साल तक इधर उधर भागकर अपने आप को बचाते रहते हैं, बट अल्टीमेटली अरेस्ट होते हैं. दे अनाउंस दैट प्रोविजनल रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट हैज़ बीन फॉर्म्ड. एक अस्थायी सरकार की स्थापना भी अनाउंस कर देते हैं. सूरसेन वॉज कैप्चर्ड, ट्राइड एंड हैंग्ड इन 1934. 1934 में फिर ये पकड़े गए थे 1933 में. 1934 में इनकी डेथ हो जाती है सूरसेन की. सूरसेन के साथ फिर ये जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हैं ये बिल्कुल थम गई थी. इसके बाद तो फिर आगे चलकर INA बनेगी और उधम सिंह विल टेक द रिवेंज ऑफ डेथ ऑफ दिस जलियांवाला बाग, जो मैंने एक अलग वीडियो में आपको बता रखा है. तो ये 10 साल का ये एक पीरियड रहेगा जहाँ पर ग्रुप एक्टिविटी और बहुत और बड़े स्तर पर हुई थी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़. मास्टर दा, he was also called Master Da. Master Da, the school teacher popularly called Master Da, chief architect of freedom movement in Bengal, noted for Chatgaon armory raid. While hiding, took a job as a workman and farmer. बट बहुत ब्रूटल किलिंग इनकी होती है, बहुत बुरी तरीके से इनको मारा गया था. तो ये वॉज सूरसेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर, जो लास्ट में हुआ था, बहुत बड़े स्तर पे हुआ था बंगाल में. अब इन्हीं दिनों एक बड़ा ग्रुप निकल के आया है, लॉट ऑफ वीमेन रिवॉल्यूशनरीज. इनका बहुत बड़ा योगदान देखा गया इन दिनों, वीमेन रिवॉल्यूशनरीज. Around 1930, there was a large-scale participation of young women in certain activities, especially under Sursen. They used to work directly, participate करती थी या shelter देते हैं, acted as a messenger, fought with the gun in hand, or they used to work passively.
पैसिवली भी काम करते हैं, मतलब दिस वे दैट वे दे वर पार्ट ऑफ सच कॉन्स्पिरेसीज। इनमें एक होती थी प्रीतिलता वड्डेडार, शी डाइड वाइल कंडक्टिंग अ रेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ सूर्यसेन ग्रुप, प्रीतिलता वड्डेडार। एक की फिगर इन द चटगांव आर्मरी रेड, उसमें शामिल थी। बाद में एक जो अंग्रेज़ों का क्लब होता है उसके बाहर लिखा था डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। तो ये जो पूरा ग्रुप है एक प्लान बनाता है कि ये जो यूरोपियन क्लब है इसको हम बम्बार्ड कर देंगे। तो वहाँ दे बार्ज इनटू बॉम्ब्ड इनटू वहाँ पहुँच जाते हैं। उसको लीड कर रही थी प्रीतिलता वड्डेडार। उसके बाद जब उनको पकड़ा जाना होता है तो वो फिर सरेंडर करने से रिफ्यूज़ कर देती हैं, एंड इट इज़ सेड दैट शी कंज्यूम्ड दिस पोटेशियम साइनाइड, सो शी डाइड दिस वे। प्रीतिलता वड्डेडार, शी डाइड दिस वे। वो जो क्लब के बाहर लिखा हुआ था वो रेशलिज्म का एक प्रतीक था, और वो उसको सिम्बॉलिकली यू कैन से दे वांटेड टू टेक सॉर्ट ऑफ रिवेंज। तो शी डाइड, तो शी वॉज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, प्रीतिलता वड्डेडार। इनको बाद में 2012 में इनको डिग्री पॉस्थुमसली दी जाती है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से इनको ग्रेजुएट की डिग्री दी गई 2012 में। कल्पना दत्त वॉज अरेस्टेड एंड ट्राइड अलॉन्ग विद सूर्यसेन। कल्पना दत्त अनदर इम्पॉर्टेंट मेंबर थी, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर वो जेल में रहती हैं। शीरोज ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, ए मेंबर ऑफ आर्म्ड इंडिपेंडेंस मूवमेंट, चटगांव आर्मरी रेड, कल्पना दत्त along with प्रीतिलता वड्डेडार were given the task of attacking European club in चटगांव, but she got arrested before this and finally उनको जेल हो जाती है, फिर वो छोड़ भी दी जाती है। So this was कल्पना दत्त, she was part of this सूर्यसेन ग्रुप। दो यंग गर्ल्स होती थी, सुनीति चौधरी एंड शांति घोष। दे किल्ड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट स्टीवेंस बहुत यंग एज की गर्ल्स हैं, रादर सुनीति चौधरी वॉज द यंगेस्ट रिवोल्यूशनरी इन इंडिया, बहुत यंग थी। सो वो स्टीवेंस जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसके ऑफिस में एक एप्लीकेशन लेके पहुंच जाते हैं कि हमको स्विमिंग कंपटीशन की परमिशन चाहिए है। व्हेन ही स्टार्टेड लुकिंग इनटू द एप्लीकेशन, उनके पास शॉल था और शॉल में रिवॉल्वर थी। दे किल्ड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट स्टीवेंस, दिस कोमिला, शांति घोष एंड सुनीति चौधरी, वेरी वेरी यंग वीमेन, दे किल्ड। बीना दास ने कॉन्वोकेशन हो रहा है, उसमें डिग्री मिल रही है उनको। वहाँ पर 1932 में जो स्टेनली जैक्सन है, बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनको वो बिल्कुल पास से गोली मारने की कोशिश करती हैं। सो इट वॉज बीना दास। एक और रिवॉल्यूशनरी रही, बीना दास, अरेस्ट कर लिया जाता है इनको। विद द डेथ ऑफ चंद्रशेखर आज़ाद एंड भगत सिंह एट्सेट्रा, दिस मूवमेंट फाइनली केम टू एंड उसके बाद ये मूवमेंट एंड हो जाता है। सो दिस वॉज सेकेंड फेज ऑफ फ्रीडम रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, जिसमें आज़ाद चंद्रशेखर जो HSHRA ग्रुप से लेकर और चटगांव आर्मरी रेड तक जो गतिविधियाँ हुई, जो डेवलपमेंट हुए, वो मैंने आपको पता है। इट वॉज द सेकेंड फेज। तो विद इन इंडिया ये डेवलपमेंट हुए। एक तो पहला फेज़ हुआ 1900 से 1915 तक, दूसरा फेज़ 1922 से 1933 तक था। इनके अपने योगदान हुआ करते थे, अपने तरीके का योगदान था फ्रीडम स्ट्रगल में। सिर्फ इनकी वजह से आज़ादी मिली या कांग्रेस के मूवमेंट से मिली, दैट इज़ डिफरेंट मैटर, बट एवरीबडी हैज़ हिज ओन टाइप ऑफ यू कैन से कंट्रीब्यूशन। तो दे आर ऑल्सो द हीरोज ऑफ फ्रीडम struggle and very very important heroes of freedom struggle. So this was another phase. अब अगले लेक्चर में we'll discuss about the freedom struggle and this revolutionary movement outside India in the form of Ghadar movement and Indian National Army. भारत के बाहर जो हुआ उसमें दो बड़े हैं, गदर मूवमेंट एंड इंडियन नेशनल आर्मी, और छोटे छोटे इवेंट और भी हुए हैं, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू, थैंक यू।